तो हेलो दोस्तों, जेट डायनेस्टी का सीजन 3 आ चुका है जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है और सीजन 3 को ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 3 के स्टार्टिंग में हमें एंशिएंट टाइम के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत ही टाइम पहले ग्रेट माउंटेन के अंदर बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई और उसी लड़ाई के दौरान एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट ने जन्म लिया। वो बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसने हर एक जिंदा रहने वाली चीजों के ऊपर हमला कर दिया, इंसानों या फिर जानवरों, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। वो सभी को झुकाना चाह रहा था अपने सामने और ये करने में कामयाब भी रहता है। ट्राइब के लोगों ने उस बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश की लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और फिर उसके बाद सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और उस बीस्ट से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन तब भी उस बीस्ट को हराना एकदम नामुमकिन था। और वो जो बीस्ट था वो खुद को एक बीस्ट किंग बता रहा था जिसके कंट्रोल में जितने भी खतरनाक बीस्ट थे वो आया करते थे और जहाँ पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता तो वो एक नॉर्मल बीस्ट के भयंकर अवतार में आ जाता और वो भी बीस्ट किंग का कहना मानने लग जाता। और बीस्ट किंग में चलने वाली ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयंकर थी कि जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और लड़ाई में हजारों लाखों ट्राइब के लोग मारे गए। तब दुनिया के सामने आई प्रिंसेस लिंगलोंग। उन्होंने अपनी पावर और खुद के शरीर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट किया जिसका नाम था मैस्टिक पावर फॉर्मेशन। और ऐसा कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर जिसको भी कैद किया जाए ना वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता। तो प्रिंसेस लिंगलोंग ने उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया खुद की पावर और खुद की जिंदगी को दांव पे लगाते हुए ताकि वो बीस्ट किंग को कैद कर सके। इसमें वो कामयाब भी रही। उसने बीस्ट किंग के साथ फाइट तो की लेकिन आखिरकार फॉर्मेशन के अंदर उसने बीस्ट किंग को कैद कर लिया, लेकिन खुद की सारी पावर और खुद की जान दांव पे लगाने की वजह से प्रिंसेस लिंगलोंग हमेशा के लिए रुक गई और उनका जो शरीर था वो एकदम पत्थर का बन गया और उन्होंने अपनी जान गंवा कर लोगों की जान बचाई और पूरी दुनिया की जान बचाई उन्होंने ताकि बीस्ट किंग सबके सबको ना मार डाले। और तब भी वो बीस्ट किंग आज तक उसी फॉर्मेशन के अंदर कैद है जिसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन वो जो बीस्ट है वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि वो दोबारा से जब फॉर्मेशन तोड़कर बाहर आएगा तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में संभालेगा और पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ेगा। यही तो बीस्ट किंग चाहता है। जिसके बाद हमें घोड़ा गाड़ी का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रेट एल्डर बैठे होते हैं और उनके साथ होता है सियाओ फान और डीमन जिसका नाम सियाओ बाई। सियाओ बाई को तो पहले ब्लैक कपड़े में दिखाया गया था जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते थे। इस व्हाइट कपड़े में भी ठीक दिख रही होती है लेकिन ब्लैक कपड़े में भी और भी ज्यादा सुंदर लगते थे। सियाओ फांग के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इस सीरीज मेन कैरेक्टर जो है पहले एक अच्छा इंसान हुआ करता था जो कि अच्छाई का साथ देता था और जब इंसानों की वजह से उसकी बंदी इस दुनिया से चली गई तो उसने इंसानों के खिलाफ ही जाकर डीमंस का साथ दिया और वो डीमन सेक्ट के साथ जाकर मिल गया। सियाओ फांग के पास खुद की इविल पावर है और वो बिल्कुल डिस्परेट हो चुका है। अपनी बंदी जिसका नाम बियाओ है उसको जगाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ताकि वो बिया को किसी भी हालत में जिंदा कर सके। और इसी इरादे से वो ग्रेट एल्डर से मिला था और उसके पास एक रिनकॉर्नेशन नाम की ग्रेट टेक्निक है जिसको वो कल्टीवेट किया करते हैं। तो सियाओ फांग को लगा था वो ग्रेट एल्डर बिया को वापस से जिंदा कर सकते हैं। तो ग्रेट एल्डर जो तो वो यहाँ पे सियाओ फांग को बताते हैं जब लिंगलोंग ने उस बीस्ट को कैद किया था उस फॉर्मेशन के अंदर तो लिंगलोंग ने दुनिया में ऐसे 5 आर्टिफैक्ट बनवाए थे और उसे 5 खास लोगों को दिया था जिसके ऊपर उसको भरोसा था ताकि वो आर्टिफैक्ट संभाल के रखेंगे। जिसमें से एक आर्टिफैक्ट मेरे पास था जो कि मेरी छड़ी थी लेकिन दुश्मनों ने मुझसे उस छड़ी को छीन लिया। तो यही वजह है कि मुझे डर है कि वो बीस्ट किंग आजाद होता ही होगा और सारे दुश्मन मिलकर बीस्ट किंग को आजाद कर देंगे और अगर वो आजाद हुआ ना तो ऐसी तबाही आएगी जिसके बारे में कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ हूँ और ग्रेट एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो भी सियाओ फांग उन्हें संभाल रहा होता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जो भी होगा मैं उसको देख लूंगा। अभी आप शांति से बस मेरे साथ चलिए। और सियाओ फांग ग्रेट एल्डर को अपने घोष सेक्ट में ले जा रहा होता है क्योंकि घोष सेक्ट की रहने वाली थी बिया और बिया के फादर के साथ सियाओ फैंग जाके मिल चुका था। फिर सियाओ फैंग का जो बंदर होता है जो कि 3 आंखों वाला बंदर होता है और उसको बार बार छींके आने लग जाती है और वो जो ग्रेट एल्डर थे वो यहाँ पे सियाओ फांग से कहने लग जाते हैं तुम्हें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस घोड़ा गाड़ी के ऊपर एक खास तरह की पील लगाई है जिसके अंदर से
ऑरा निकलता है और ये ऑरा ऐसा है जो कि बाहर के बीस्ट को यहाँ से दूर रखता है। तो तुम्हारे इस छोटे से 3 आई वाले मंकी को इतनी तकलीफ हो रही होगी। और 3 आई वाला मंकी दिखता तो छोटा सा है, लेकिन जब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो वो ऐसा भयंकर हो जाता है जिसका हिसाब तक नहीं लगाया जा सकता है। और ये सियाओ फेंग का पालतू बंदर है। और दूसरी तरफ हम घोस्ट सेक्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पे एक बंदा जो घोस्ट सेक्ट का लीडर, इसका नाम घोस्ट किंग है, उसके पास आकर कहता है सियाओ फेंग से मुझे खबर मिली है कि वो ग्रेट एल्डर को लेके यहाँ पे आ रहा है। सियाओ फेंग ने बताया ग्रेट एल्डर के पास तरीका है कि किस तरह से बिया को जिंदा किया जा सकता है। और ये सुनकर घोस्ट किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? तो तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और जश्न की तैयारी करो। बहुत ही बढ़िया तरीके से वेलकम होना चाहिए ग्रेट एल्डर का, क्योंकि वो मेरी बच्ची बिया को वापस जिंदा कर सकते हैं, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घोस्ट किंग यहाँ पे बिया से कह रहा होता है मेरी बच्ची इंतजार करना, तुम बहुत जल्दी वापस से जिंदा हो जाओगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और दूसरी तरफ हम चूकी को देखते हैं। चूकी इंसान सेक्ट की एक मेंबर है जो बचपन से ही सियाओ फेंग के साथ रहा करती थी। दोनों पहले इंसान के सेक्ट में रहा करते थे और चूकी सियाओ फेंग से प्यार भी करती थी। उसने कई बार सियाओ फेंग को समझाने की कोशिश भी की कि वो बुरे लोगों का साथ ना दे, वो ह्यूमन के साथ हो जाए, वो डीमन का साथ ना दे, क्योंकि डीमन के साथ रहने में उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन सियाओ फेंग ने उसकी एक भी नहीं सुनी। सियाओ फेंग को इंसानों से नफरत हो गई है, जबकि इंसानों ने बिया को मारा था, क्योंकि बिया एक डीमन ही थी जो कि एक अच्छी डीमन थी। लेकिन तब भी ह्यूमंस ने मिलकर उसे मार दिया। तो इसी वजह से सियाओ फेंग अपने सारे दोस्तों से भी अलग हो चुका है। तो वहाँ पर तियानिंग टेम्पल का मंक आकर कहता है पिछली बार जब सियाओ फेंग की लड़ाई हुई थी जिसमें उसने अनगिनत लोगों को मार दिया, तो वो वहाँ पे उन्हीं ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। उसने जानबूझकर किसी भी इंसान की जान नहीं ली, बल्कि यहाँ पर उसने दुश्मनों को ही मारा ताकि मासूम इंसान यहाँ पे मारे ना जाएं। तो इसीलिए तुम्हें गलत फहमी रखने की कोई जरूरत नहीं है कि सियाओ फेंग बिना मतलब के अपनी इविल पावर से बिना वजह लोगों को मारता है। वो भी एक डीमन बन चुका है। जो सुनकर जूही को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जुक्की सोच रही थी जब पिछली बार यानी कि सीजन 2 के लास्ट में बहुत ही भयंकर वाला बैटल हुआ था ना, तब सियाओ फेंग एकदम पगला ही गया था अपनी इविल पावर की वजह से और उसने अनगिनत लोगों को मारा था। तो जुक्की को लगा था कि सियाओ फेंग कभी नहीं बदल सकता, वो तो एकदम डीमन बन चुका है, तो इसी वजह से उसने कई सारे लोगों की जान ले। लेकिन तब उसको पता चला कि असल में सियाओ फेंग का असल मकसद क्या था, वो तो मासूम लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा। तो इसी वजह से उसको बहुत ही बुरा लग रहा होता है। और दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर से उसकी जो छड़ी थी वो उसको लेके भागा था। वो लिंगलोंग की मूर्ति के पास आके खड़ा होता है और वो लिंगलोंग से कह रहा होता है आपने बहुत ही मेहनत से बीस्ट किंग को फॉर्मेशन के अंदर कैद किया था, लेकिन नहीं, अब मैं जा रहा हूँ उसको आजाद करने के लिए। तभी वहाँ पे उस बंदे का बड़ा भाई आकर पहुँच जाता है, जो उस बंदे से कहता है आखिरकार तुम हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि हमने कितनी मुश्किल से उस बीस्ट किंग के साथ फाइट की थी और लिंगलोंग ने अपनी जान गंवाते हुए उस बीस्ट को कैद किया था, तो तुम उस बीस्ट किंग को क्यों आजाद कर रहे हो और ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन वो बंदा तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता है बीस्ट किंग को कैद करना हमारी ही गलती है, हमें उसको नहीं कैद करना चाहिए था, और अगर वो जिंदा होता तो हमें कहां से कहां पहुंचा देता, इसलिए मैं जा रहा हूँ बीस्ट किंग को आजाद करने के लिए। वो मुझे अमर बना देगा, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देगा और मुझे अब ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो जो बड़ा भाई था उसका वो उस पे चिल्ला रहा होता है गद्दार कहीं की, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुम तो भरोसे के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहिए था। लेकिन वो बंदा तो जा चुका था बीस्ट किंग को वापस से फॉर्मेशन के अंदर से आजाद करते हुए जिंदा करने के लिए। और दूसरी तरफ सियाओ फेंग जो होता है वो ग्रेट एल्डर को घोड़ा गाड़ी में सवार होकर घोस्ट सेक्ट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, देखते ही देखते अचानक से जो भी बीस्ट थे जंगल के अंदर मौजूद थे, उनके अंदर हलचल मच जाती, बिल्कुल अफरा तफरी जैसा माहौल बन जाता है और सब के सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। और कई सारे बीस्ट ने तो घोड़ा गाड़ी के ऊपर ही हमला कर दिया ताकि वो लोग सियाओ फेंग और बाकियों को यहाँ पे मार सके। ये देखकर सियाओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा था। ये बीस्ट यहाँ पे सियाओ फेंग और बाकियों को पकड़ के मार देना चाहते थे, पर सियाओ फेंग यहाँ पे अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए घोड़ा गाड़ी को बचाता है और बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। और वो कह रहा था ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा थके हुए और पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, तो हमें उन्हें सही सलामत सेक्ट में ले जाना होगा, वरना यहाँ पे उनकी जान जा सकती है। और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस बीस्ट से मुकाबला करने के लिए जा चुका था। और ये देखते देखते वो सारे बीस्ट आपस में मिलकर एक बड़े बीस्ट को बनाने लग जाते हैं ताकि वो सियाओ फेंग और बाकियों को यहाँ पे जान से मार सके। तो फिर ग्रेट एल्डर कह रहे थे ये तो तबाही का नजारा
है क्योंकि तबाही आने वाली, वो बीस्ट किंग आजाद हो रहा होगा। तो इसी वजह से जंगल के सारे बीस्ट पागल हो चुके हैं। अब वे देखते जाएं ये बीस्ट कितने ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। और जिस चीज का डर था वही चीज यहाँ पे होने वाली है, बीस्ट किंग आजाद हो जाएगा। लेकिन सियाओ फेंग यहाँ बाकी जो बचे हुए बीस्ट उसके ऊपर हमला कर रहे थे उनके साथ मुकाबला कर रहा होता है। और वो बीस्ट देखते देखते खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। जो कि छोटे छोटे बीस्ट थे वो बड़े होकर एक बहुत ही ज्यादा काफी खतरनाक भयंकर तरीके से दिखाई दे रहे थे। जिन सभी बीस्ट ने सियाओ फेंग और बाकियों को ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। तो वहीं पे एक बंदा भी होता है जो कि जंगल से भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पीछे एक बीस्ट पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो मोंक आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मोंक और जूकी जो थे वो दोनों यहाँ पे बीस्ट से फाइट करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बीस्ट आ रहे थे। क्योंकि जितने भी जंगल के बीस्ट थे वो सारे पागल हो चुके थे और हर जगह तबाही मचाने के लिए तैयार थे। तो फिर जूकी और मोंक जो थे वो बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे और जूकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी बढ़िया तरीके से बीस्ट से मुकाबला कर रही थी और अब वो उनको मारे जा रही होती है। और वो जो मोंक था वो उस लड़के को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बीस्ट के चुंगल से भागा था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। क्योंकि उसने उस लड़के को भेजा था कुछ सीक्रेट जानकारी हासिल करने के लिए। तो वो लड़का कुछ सीक्रेट जानकारी हासिल करके आया हुआ था। तो वहीं पे जूकी जो थी वो यहाँ पे बीस्ट से मुकाबला कर रही होती है। वो एक से बढ़ के एक खास तरह के फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती और अपनी स्वर्ण का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को मारे जा रही थी, जिस वजह से कोई भी बीस्ट उसके सामने टिकी नहीं पा रहा था। और एक तरफ जूकी बीस्ट से मुकाबला कर रही थी तो दूसरी तरफ सियाओ फेंग अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के साथ फाइट कर रहा, जो फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। और वो कितने भी बीस्ट को क्यों ना मार, वो बीस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर उसके बाद एक के बाद एक करते हुए कई सारे बीस्ट का आना लगा हुआ था। जैसे सियाओ फेंग वहाँ पे मामूली बीस्ट को मारता है कि तभी जमीन फटने लग जाती, कि तभी जमीन फाड़ स्केलेटन बीस्ट बाहर निकल कर आ रहे थे, जो कि नॉर्मल बीस्ट से कहीं गुना ज्यादा बड़े थे। और इन्होंने यहाँ पे आकर अब हमला शुरू कर दिया, जो सभी यहाँ पर घोड़ा गाड़ी को उठाकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सियाओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ से घोड़ा गाड़ी को बचाता तो दूसरी तरफ बीस्ट से मुकाबला कर रहा, जिस चीज को करना इतना आसान नहीं हो रहा था। सियाओ फेंग को तकलीफ में देख वहाँ पर एंट्री मार लेती फॉक्स डीमन, और अगर वो भी अपने थोड़ी बहुत मदद करे तो यहाँ पे बहुत ही सारे बीस्ट मारे जाएंगे, क्योंकि वो फॉक्स डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कुछ जगहों पे वो सियाओ फेंग को भी टक्कर दे सकती है, वो उससे भी आगे निकल सकती है पावर के मामले में। तो जैसे यहाँ पे बीस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे तो फॉक्स डीमन बीच में आने के बाद बीस्ट से मुकाबला करने लगती है। वो बीस्ट को यहाँ पे चुटकियां बजाते हुए मारे जा रही, लेकिन तभी सियाओ फेंग जो होता वो ग्रेट एल्डर को लेके वहाँ से भाग रहा था, क्योंकि घोड़ा गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो यहाँ पे जैसे तैसे कर उस ग्रेट एल्डर को बचाना होगा। तो इसी वजह से सियाओ फेंग ग्रेट एल्डर को बचाते हुए वहाँ से भाग रहा और फॉक्स डीमन बीस्ट से मुकाबला कर रही होती। ये बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और सियाओ फेंग के रास्ते में बीस्ट आने लग जाते, लेकिन सियाओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट से फाइट को वो ग्रेट एल्डर को अपनी पावर का इस्तेमाल करते एक स्पिरिचुअल फेल के अंदर कैद कर देता ताकि बीस्ट का हमला उन्हें टच न कर पाए। इसके बाद वो ग्रेट एल्डर को साइड करते हुए बड़े ही कमाल के तरीके से बीस्ट को मारा जा रहा और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और वो लाशें बिछा देता है बहुत ही सारे बीस्ट। और वहाँ पे अनगिनत बीस्ट जो थे वो यहाँ पे मारे जाते और फॉक्स डीमन और सियाओ लगे हुए थे बीस्ट से मुकाबला करते हुए। तभी सियाओ फेंग अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो कि उसके स्टिक से बाहर निकलती, उसकी वजह से उसने बीस्ट को वहाँ से भगा दिया कि तभी वहाँ का मौसम बदलने लग जाता। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बीस्ट किंग आजाद हो चुका है। तो इसी वजह से सियाओ फेंग और बाकी वहाँ से भागने की कोशिश करते। फॉक्स डीमन जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते बचे खुचे जितने भी बीस्ट थे उन सभी को मार देती और वो भी वहाँ से भागने की तैयारी में लग चुकी, क्योंकि यहाँ पे जो तबाही आ रही है उससे पहले ही ग्रेट एल्डर को सेक्टर में पहुँचाना हो, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो वहीं पे जूकी और मोंक जो थे वो उस लड़के से पूछ रहे होते तुमने क्या देखा। तो फिर लड़का बता रहा होता है मैंने देखा जो जंगल में बीस्ट है ना वो मामूली बीस्ट से अचानक से भयंकर बीस्ट में बदलते जा रहे हैं, जिन्होंने हर जगह पे हमला शुरू कर दिया और एकदम चारों तरफ तबाही मचा के रख दी है उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जिंदा रहेंगे, हम सभी लोग मरने वाले हैं, कोई भी नहीं बचेगा। वो बीस्ट आकर यहाँ पे सब के सब लोगों को मार देंगे। वो बीस्ट किंग आजाद होने वाला, जहाँ पे बहुत ही बड़ी तबाही आएगी। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। ये सुनकर जूकी और मोंक कहते हैं लगता है तबाही आने वाली, तो हमें तबाही की तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी हम तैयारी शुरू करेंगे ना तो उतना ही ज्यादा आसान होगा आगे आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए। इसीलिए वो लड़का वहाँ से चला जाता है अपने ट्राइब के लोगों को बताने के लिए कि हमें लड़ाई की तैयारी शुरू करनी उस बीस्ट किंग से लड़ने के लिए। तो वहीं पे हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे बीस्ट किंग को फॉर्मेशन के अंदर कैद करके रखा
रखा गया था और ये जगह बिल्कुल वीरान जगह पे बनी हुई थी। और जैसे ही चांद ग्रहण पूरी तरह से लगता वो बंदा वहाँ पर आके पहुँच जाता है, जो कि ग्रेट एल्डर का छड़ी लेके भागा था वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए और उस बीस्ट किंग को आजाद करने के लिए, जिसके लिए टोटल 5 आर्टिफैक्ट लगेंगे, क्योंकि लिंग लॉन्ग ने 5 अलग अलग वॉरियर्स को दिए थे और इस बंदे के पास 4 आर्टिफैक्ट पहले से ही आ चुके थे और बची थी सिर्फ ग्रेट एल्डर वाली वो छड़ी, जिसको भी उसने अब हासिल कर ली। तो अब यहाँ पे उस बीस्ट किंग को आजाद करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वो यहाँ पे फॉर्मेशन को तोड़ने की तैयारी में लगा हुआ था। 5 के 5 आर्टिफैक्ट मिलाने के बाद कुछ स्पेस पढ़ने लग गया था। चांद ग्रहण लगने वाले के दिन इस आर्टिफैक्ट के साथ पढ़ा जाए ना, तभी जाकर ये फॉर्मेशन टूटेगा और उसके बाद बीस्ट किंग आजाद होगा। और हर चीज उस बंदे के पास आज के टाइम पे परफेक्ट थी, इस वजह से वो उस बीस्ट किंग को आजाद करने के काम पे लग जाता है, इस बात से अनजान कि कहीं बीस्ट किंग आजाद ना हो जाए, कि कहीं बीस्ट किंग उसकी जान ना ले। लेकिन देखते देखते जैसे फॉर्मेशन टूट रहा था वहाँ पे तबाही आने लग जाती है, क्योंकि बीस्ट किंग हो रहा था वापस से जिंदा और चारों तरफ का माहौल बदल चुका था और पूरी की पूरी जगह हिलने लग जाती है। और उस फॉर्मेशन के अंदर से जो बीस्ट किंग के खून थे, उसके शरीर के हिस्से थे, उसका हर एक शरीर का छोटा छोटा टुकड़ा जो कि आपस में मर्ज होने लगता है। ये मर्ज होकर ही बनेगा वो बीस्ट किंग और पूरे के पूरे जंगल में जितने भी बीस्ट थे उनकी पावर निकल कर जाने लग जाती है उस बीस्ट किंग के अंदर, क्योंकि वो बीस्ट किंग वही इंसान है जो कि इस दुनिया के कितने भी खतरनाक बीस्ट क्यों ना हो, उन सभी को वो कंट्रोल कर सकता है, उसका वो किंग है। तो वही यहाँ पे वापस से जिंदा होने वाला। तो फिर देखते ही देखते बीस्ट किंग का पूरा शरीर दोबारा से बन जाता है और अब वो यहाँ पे आजाद हो चुका था और फॉर्मेशन टूटा और बीस्ट किंग हो चुका आजाद, जो कि तबाही लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और दूसरी तरफ सिया और बाकी जो लोग थे वो सभी घोस्ट सेक्ट के अंदर आ चुके थे। जो वहाँ पे घोस्ट किंग होता है वो सभी की स्वागत करने के लिए वहाँ पे खड़ा था। तो फिर वो कहता है घोस्ट किंग फाइनली मैं ग्रेट एल्डर को यहाँ पे सही सलामत लेके आ गया। तो फिर घोस्ट किंग कहता है ग्रेट एल्डर आइए ना, अंदर आइए, बड़ी दूर से आप आए होंगे, बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे, तो आपको यहाँ पे आराम करना चाहिए। तो फिर ग्रेट एल्डर कहते हैं मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेके आए हो, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूँ मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा पिया को जिंदा करने के, लेकिन मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा लगा के मत रखना, वरना अगर उम्मीद टूटेगी तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगेगा। तो फिर घोस्ट किंग कहता है आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए और आगे जो भी होगा हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। अब आप आइए और आराम कीजिए और आराम के बाद आपको जैसा सही लगे वैसा करिए। इसके बाद सियाओ फेंग और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी अंदर जाने लग जाते हैं और वो जो घोस्ट किंग था वो फॉक्स डीमन को देख के कहता है ये लड़की कौन है, क्या तुम उसको जानते हो, क्या ये तुम्हारी दोस्त है। तो फिर सियाओ फेंग कहता है हाँ मैं इसको जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते होंगे। तो फिर घोस्ट किंग एकदम ज्यादा हैरान कि अरे मैंने इसे तो पहली बार देखा है। तो सियाओ भाई यानी कि फॉक्स डीमन घोस्ट किंग जो कि उसकी बीबी का नाम लेके बताती है, इसका नाम सियाओची था, वो कहती है कि मुझे पता है सियाओची कितनी ज्यादा अच्छी लड़की थी। तो ये सुनकर घोस्ट किंग एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। तो इसका मतलब तुम मेरी पत्नी की दोस्त, उसने कई बार मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। वो बिल्कुल ही इमोशनल हो जाता है अपने पत्नी के बारे में सुनकर, क्योंकि घोस्ट किंग की जो पत्नी है वो काफी टाइम पहले मर चुकी है बियाह का इंतजार करते कर, क्योंकि बियाह के मरने के बाद कोई एकदम ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी और टेंशन की वजह से उसकी जान चली गई और तभी से घोस्ट किंग एकदम ज्यादा उदास रहता है। जब उसके पत्नी की दोस्त यहाँ पे आई तो फॉक्स डीमन का भी यहाँ पे अच्छे से वेलकम करता है और वो सभी को सेट के अंदर लेके आता है। उस सेट के अंदर सियाओची यानी कि घोस्ट किंग की जो पत्नी होती है उसकी एक पेंटिंग लगी होती है। तो फिर फॉक्स डीमन कहती है पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे कि वो रियलिटी में लगा करती थी, आपने बहुत ही डिटेल में इस पेंटिंग को बनाया है। तो घोस्ट किंग कहता है मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, मेरी बीबी अफसोस करते हुए इस दुनिया से चली गई इस इंतजार में कि मैं बियाह को वापस से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, ना ही अपनी पत्नी को बचा पाया और इस चीज का अफसोस हमेशा मेरी जिंदगी में लगा हुआ है। शायद इस चीज से मैं कभी उभर के बाहर आ पाऊँ। मैं अपनी बीबी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब जो मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिली है ना कि मैं बियाह को बचा सकता हूँ, तो मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। तो फिर फॉक्स डीमन कहती है आप कोई कसर छोड़े या फिर ना छोड़े, लेकिन सियाओ फेंग कोई कसर नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल पागल है वापस से बियाह को जिंदा करने के लिए और कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए वो एक काम करके ही रहेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पे सियाओ फेंग जो वो बियाह के कब्र के पास आता है और उसके पास आकर एकदम ही ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाता है और उससे कहता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वापस से जिंदा करने के लिए। 10 साल मैंने इंतजार किया, 10 साल मैंने कैसे तुम्हारे बगैर गुजारे हैं मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे सब्र का फल मुझे मिलने वाला है और तुम वापस से जिंदा हो जाओगे और मैं उसी लम्हे
सुबह के इंतजार में हूँ कि कब वो दिन मुझे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो जब ग्रेट एल्डर कमरे में बैठे होते हैं तो उन्हें एक बात की टेंशन बहुत ही ज्यादा सताए जा रही है, क्योंकि ट्राइब का जो लीडर था जो कि ट्रूमा था, उसने बड़ी उम्मीदों के साथ उस ग्रेट एल्डर को वो छड़ी दी थी। लेकिन ग्रेट एल्डर उस छड़ी को नहीं बचा पाया, दुश्मन उस छड़ी को उनसे छीन के ले गया। तो इसी चीज को लेकर वो बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम उसी बंदे के बड़े भाई को देखते हैं जिसने बीस्ट किंग को आजाद किया था। तो वहाँ पे बीस्ट किंग पहुँच जाता है, जो कि एक सेकंड के अंदर उसके बड़े भाई को मौत के घाट उतार देता है। उसने जान ही ले ली थी। इसके बाद वो जाता है लिंग लॉन्ग की मूर्ति के पास और उसको देख के कह रहा था, लिंग लॉन्ग तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तब भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं था? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों की जान लगी जो लोग अपनी जान कमा रहे थे? वो लोग तुम्हारे क्या लगते थे? इन लोगों के लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी और मुझसे दूर होना चाहती थी तो तुम अपने मुँह से मुझसे कुछ कह देते, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊँ या फिर मर जाऊँ। तुम्हारे लफ्ज ही काफी थे मेरी जान लेने के लिए, लेकिन तब भी तुमने मामूली से इंसानों के खातिर मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ में डाला और खुद की जान गंवा दी। और ये सब हुआ है उन इंसानों की वजह से जिसने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, मैं इस पूरी दुनिया को शमशान घाट बना के रख दूंगा। और दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर और बाकी जितने भी लोग थे वो बियाह की कब्र के पास आ जाते ताकि उसको वापस से दोबारा जिंदा कर सके। और बियाह जो थी मरने से पहले जो उसकी सोल का कुछ पार्ट था हमेशा जो बियाह पास एक रखी थी उसके अंदर जाके समा चुका था। तो वही एक जरिया है बियाह को वापस से जिंदा करने का। तो फिर ग्रेट एल्डर जो थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बेल के अंदर से बियाह की सोल को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ही अपनी पावर की मदद से वो बियाह को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वो जो बेल थी वो अंदर से बियाह की सोल को बाहर निकालने के लिए तैयारी नहीं थी, क्योंकि बेल को लग रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। बेल को नहीं पता था कि वो लोग वहाँ पे बियाह को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेल की जिम्मेदारी थी और आने वाले खतरे से बियाह के सोल को बचाया जा सके। तो इसी वजह से वो बहुत ही भयंकर पावर को एक्टिवेट करती है ताकि यहाँ पे जितने भी लोग कुछ करने के लिए आए थे वो सब पीछे खसक जाए। ग्रेट एल्डर को चोट लगने वाली थी, लेकिन बीच में सियाओ फेंग आ जाता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो बेल की पावर बाहर निकल रही थी उसको रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो पावर किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। वो पावर बहुत ही ज्यादा भयंकर थी। वो पावर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। सियाओ फेंग काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। बेल की पावर बढ़ते ही जा रही थी और इसी वजह से डेमन फॉक्स बीच में आती है और वो अपने नाइट टेल का यूज करते हुए अपनी पावर की मदद से उस बेल को शांत कर देती है। इस वजह से वो बेल शांत होकर वापस से बियाह के ऊपर जाके रखा चुका था। और ग्रेट एल्डर यहाँ पे कहने लग जाते हैं, देखो अगर बियाह को वापस से जिंदा करना है तो उसकी सोल लगेगी जो कि कैद है इस बेल के अंदर। और ले बेल जो है वो सोल को बाहर निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर बियाह को जिंदा करना है तो इस बेल के ऊपर लगा हुआ जो सील है उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि इसके अंदर से बियाह की सोल बाहर निकल और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि अभी करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। मेरे पास एक फॉर्मेशन है, मैं वो फॉर्मेशन यहाँ पे बना देता हूँ। ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ये काम कर सकता है। बेल के अंदर से बियाह की सोल को बाहर निकालने के लिए हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बेल कोई मामूली चीज नहीं है जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। तो इसके लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए होगी, आप उसे मुझे लाके दे दीजिए। और यहाँ पे ज्यादा लोगों की रहने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए। हमें सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है। एक सियाओ फेंग यहाँ पे रुक सकता है और एक घोस्ट किंग यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पे जरूरत लगेगी। और दूसरी तरफ जो बीस्ट किंग था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास के पूरे इलाके में एकदम हड़कंप मच गया था। छोटे छोटे कॉकरोच मान लो इतने बड़े हो तबाही मचा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं थी और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। तो फिर बीस्ट किंग कह रहा था, इतने सालों से मैं कैद था, जब मैं बाहर आया हूँ तो दोबारा से किसी के अंदर इतना जिगरा नहीं होगा कि वो मुझे वापस से कैद कर सके। मैं पूरी दुनिया को अपने सामने झुका दूंगा। और वो कह रहा होता है, बुराइयां जागो, जितने भी शैतान है जाग जाओ, हमारा किंग यहाँ पे आकर तुम्हें जागने का ऑर्डर दे रहा है। जागो और तबाही मचा, पूरी दुनिया को खत्म कर दो, नफ्स को हिला दो और कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए। और चारों तरफ एकदम तबाही मचा दो। जमीन फाड़ फाड़ कर ऐसे बीस्ट बाहर निकल रहे थे, इनके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता, जिसने किसी को आज तक देखा ही ना। ऐसे ऐसे बीस्ट वहाँ
पे आके हमला कर रहे थे और कुछ ही मिनट लगे होंगे। यहाँ पे बीस्ट किंग खड़ा था। उसके पास वाला जो गाँव होता है वो एकदम पूरा का पूरा खत्म हो चुका था और अनगिनत लोग गाँव के अंदर से मर गए थे उस बीस्ट की वजह से। और ऐसे बीस्ट को देख इसके पहले ना तो दुनिया के अंदर देखा गया हो ना ही सुना गया हो। तो फिर बीस्ट किंग कह रहा जिस तरह से लिंग लॉन्ग तुम्हारी जान गई है ना, उसी तरह से मैं पूरी दुनिया को दफना कर पत्थर का बना दूंगा। कोई भी जिंदा इंसान बचेगा ही नहीं दुनिया में। और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे कदमों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। दूसरी तरफ फैंग पहली का सीन देखते, ये इंसान का सेक्ट है जहाँ पे इंसान रहा करते। जहाँ पे सारे लोग तैयारी में लगे हुए थे। पहली बार जो उनका वैली मास्टर है वो दुनिया के सामने आ रहा था, क्योंकि उनका वैली मास्टर हमेशा छुप के रहा करता था अपने कमरे के अंदर। वहीं से वो सारी चीजों को ऑर्डर देता था। लेकिन आज पहली बार बाहर निकल कर आ रहा। जब वैली मास्टर बाहर निकल कर आता है तो हर एक सिर्फ उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि उनको लगा था कि वैली मास्टर कोई बूढ़ा एल्डर जैसा बंदा हो। लेकिन वो जब और हैंडसम बंदा होता है जो था उनका वैली मास्टर। वो कहता है क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा वैली मास्टर कोई बूढ़ा आदमी होगा? मैं ही हूँ तुम्हारा वैली मास्टर। जिस वजह से सारे के सारे लोग जो थे यहाँ पे वैली मास्टर को ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर वैली मास्टर कहता है कि जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। वो बीस्ट किंग आजाद हो रहा है और जब वो यहाँ पे आजाद हो रहा है तो मैं यहाँ पे कैसे दुनिया की नजरों छुप कर बैठा रह सकता हूँ? मुझे तो सामने आना ही था। और जब मैं सामने आ चुका हूँ तो तैयार हमारे फैंगसियन वैली के जितने वैलिड डिसाइपल उनको और हमारे ह्यूमंस के एंशिएंट और यारियन टेम्पल जो है ना, उन सबके मेंबर से जाकर मिलकर एक मीटिंग रखो और उस मीटिंग के अंदर ही डिस्कस होगा कि आखिरकार जो आने वाली मुसीबत है उससे कैसे लड़ा जा सकता है ताकि हमारी जीत हो और लोगों को कोई नुकसान ना हो। और सेंगवान फैमिली का एक खास मेंबर है जो कि वैली मास्टर से कहता है वो बीस्ट किंग अब आजाद हो चुका है, तो जिस चीज की हम कई 100 सालों से तैयारी कर रहे थे क्या उस चीज को अब हमें टेस्ट करना चाहिए? तो फिर वैली मास्टर कहता है सबर रखो, टाइम तो आने दो। जब टाइम आएगा ना तब हम उस चीज को जिसको हमने काफी टाइम से संभाल के रखा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और मौका आने पे मैं उस चीज का खुद ही इस्तेमाल कर लूंगा। ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे ये हमें नहीं बताया जाता। और दूसरी तरफ जो ग्रेट एल्डर थे वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को बनाने के काम पे लग जाते हैं। उस फॉर्मेशन को बनाना इतना इजी काम नहीं था। ये बड़ा ही मिस्टीरियस और काफी अलग तरह का ये फॉर्मेशन लग रहा था जिसको खून से बनाया जा रहा होता है। और ग्रेट एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को बनाने के काम पे लगे हुए थे और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही मेहनत के साथ फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस वजह से फॉर्मेशन तैयार हो गया था। वो ग्रेट एल्डर बियाओ फैंग और घोस्ट किंग से कहते हैं आ जाओ बियाओ के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन ध्यान दे जितना भी फॉर्मेशन बना ये टूटना नहीं चाहिए और किसी चीज को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है और जो चीज मैं कहूँगा वही चीज तुम लोग करना। इसीलिए वो दोनों वहाँ पे चुपचाप खड़े होते हैं और ग्रेट एल्डर अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन को क्रिएट करने में लगे हुए थे ताकि पेड़ के अंदर से जो बियाओ की सोल है उसको बाहर निकाला जा सके। और फिर धीरे धीरे करते हुए जो फॉर्मेशन था वो यहाँ पे क्रिएट होने लग जाता है और वो बिल्कुल लाल कलर का फॉर्मेशन था क्योंकि वो बना ही खून से था। और जैसे जैसे वो फॉर्मेशन बन रहा वहाँ पे वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनकी हालत वहाँ पे खराब होने लग जाती है। पहले से वो इंजर्ड थे और ऊपर से फॉर्मेशन बनाने की वजह से उनकी हालत पूरी तरह से खराब होने लगती है। वो फॉर्मेशन बनाना मामूली काम नहीं था और फॉर्मेशन उल्टा अटैक यहाँ पर देके मारता है ग्रेट एल्डर को। उनके दिल के ऊपर चेन डाल उन्हें घसीटने की कोशिश कर रहा ताकि ग्रेट एल्डर की जान ले ले। ये फॉर्मेशन कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं था, ये बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन था और फॉर्मेशन के अंदर से अजीब अजीब सोल्स बाहर निकल कर ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर रही होती है ताकि उनको ये फॉर्मेशन बनाने से रोका जा सके। लेकिन ग्रेट एल्डर भी हिम्मत नहीं हारा, वो फॉर्मेशन बनाने के काम पे लगे हुए थे। लेकिन वो जो चेन थी वो सियाओ फैंग और घोस्ट किंग को यहाँ पे जकड़ लेती और उनकी पावर फटाफट तरीके घसीटने लग गई। फॉर्मेशन अपने अंदर खींच रहा सियाओ फैंग और घोस्ट किंग की पावर को। लेकिन ग्रेट एल्डर यहाँ वो कह रहे थे बियाओ की सोल आ जाओ, स्पेल को तोड़ के उसमें से मैं तुम्हें उसमें से बाहर निकाल के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मेरी स्पिरिट मेरी पावर सब एक साथ इकट्ठा हो जाए और हेल्प कर बियाओ की सोल को स्पेल के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करो। धीरे धीरे करते उस स्पेल के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल कर आने लग गई, जिस वजह से ग्रेट एल्डर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते। अब काफी देर की मेहनत के बाद ऐसा लग रहा था वो जो सोल है वो बेल के अंदर से बाहर निकल कर आ चुकी है। जैसे ही सोल बाहर निकल कर आई थी सियाओ फैंग
एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है और ग्रेट एल्डर भी काफी ज्यादा खुश थे। और उसके बाद वो बड़ी ही सावधानी से धीरे धीरे बियाव के शरीर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से बियाव यहाँ पे जिंदा हो सके। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर जो थे उनको यहाँ पे चक्कर आने लग जाते। बस थोड़ा स्टेप बचा हुआ बियाव की सोल उसके शरीर के अंदर जाने में, और वहाँ पे एकदम भूकंप सा आने लग गया था और हर चीज वहाँ पे हिलने लग जाती है। जिस वजह से सियाओ फेंग जो था वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर खुद को पाता है। यहाँ पे उसके सामने बियाव की सोल नजर आ रही थी। वो उससे कहता है बियाव तुम वापस आ गई, तो इस बार तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हें देखने के लिए कितना ज्यादा तड़प रहा था। लेकिन बियाव की जो सोल थी अभी वहाँ पे गायब होने लगती है। ये देखकर सियाओ फेंग पागल होने लगता है। नहीं बियाव तुम मुझे वापस से छोड़ के नहीं जा सकती। तो फिर बियाव की जो सोल थी वो हर तरह से हवा में उड़ने लग जाती है और ऐसा लग रहा शायद बियाव की सोल यहाँ पे खत्म हो रही। जबरदस्ती जिंदा करने की वजह शायद हो सकता है कि उसकी सोल यहाँ खत्म होने लग गई। लेकिन असल में यहाँ पे हुआ क्या ये अभी हमें नहीं बताया जा। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।